माया पंछी का समूह। अध्याय 8। सुनवाई। हैरी की सांस अटक गई। वो हैरान था। वो जिस बड़े तहखाने में घुसा था वो जाना पहचाना लग रहा था। उसने डम्बलडोर के स्मृति पात्र में देखा था और इसमें वो बैठा भी था। इसी जगह पर उसने लेस्ट्रेंज दंपत्ति को अज़्काबान में उम्र कैद की सज़ा होते देखी थी। एक पुरुष की ठंडी आवाज़ अदालत में गूंजी, तुम्हें देर हो गई। सॉरी, मुझे पता नहीं था, समय बदल दिया गया है। हैरी ने घबरा कर कहा, यह जादूगर न्याय सभा की गलती नहीं है। हमने आज सुबह तुम्हारे पास उल्लू भेज दिया था। अपनी कुर्सी पर बैठ जाओ। हैरी ने कमरे के बीच में रखी कुर्सी पर निगाह डाली। जिसके हाथों पर जंजीरें लिपटी थीं वो देख चुका था। जंजीरें अचानक उछलकर कुर्सी की तरफ बैठने वाले को बांध देती हैं। वो पत्थर के फर्श पर चलकर कुर्सी की तरफ बढ़ने लगा तो कदमों की आवाज़ गूंजने लगी। वो घबराता हुआ कुर्सी के कोने में बैठ गया। जंजीरें खतरनाक तरीके से खड़खड़ाईं लेकिन उन्होंने बांधा नहीं। थोड़ा बीमार महसूस करते हुए ऊपर बेंच पर बैठे लोगों की तरफ उसने देखा। जहां तक वो देख सकता था 50 लोग थे। सभी आलू बुखारे के रंग के दुशाले पहने हुए थे। उनके सीने के बाएं हिस्से पर सफेद डब्लू कढ़ा हुआ था। सब नाक नीची करके उसे घूर रहे थे। कुछ लोग उत्सुकता से, कुछ निष्ठुरता से। सामने वाली कतार के बीचों बीच जादू मंत्री कॉर्नेलियस फज थे। फज की बाईं तरफ एक मोटी और चौकोर जबड़े वाली जादूगरनी बैठी थी जिसके बाल भूरे और छोटे थे। उसने आंख पर लेंस लगा रखा था। वो डरावनी दिख रही थी। फज की दाहिनी तरफ एक और जादूगरनी बैठी थी लेकिन वो बेंच के इतनी पीछे थी कि उसका चेहरा छाया में छिप गया था। बहुत अच्छा, आरोपी आखिर उपस्थित हो चुका है। हमें कार्यवाही करनी चाहिए। क्या लोग तैयार हैं? जी सर। एक उत्सुक आवाज आई। हैरी इस आवाज को पहचानता था। रॉन का भाई पर्सी सामने वाली बेंच के बिल्कुल आखिर में बैठा हुआ था। उसे उम्मीद थी कि वो उसे पहचानने का कोई संकेत देगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 12 अगस्त की अनुशासनात्मक कार्यवाही। फज तेज आवाज में बोलने लगे और पर्सी तत्काल उनकी बातें लिखने लगा। नाबालिग जादूगरी तार्किक प्रतिबंध अधिनियम और अंतर्राष्ट्रीय गोपनीयता कानून के उल्लंघन संबंधी अपराध हैरी जेम्स पॉटर द्वारा, जो 4 नंबर प्रिवेट ड्राइव, लिटिल विंगिंग, सरे का निवासी है। प्रश्नकर्ता कॉर्नेलियस ओसवाल्ड फज, जादू मंत्री। अमेलिया सूजन बोन्स, जादुई कानून पालन विभाग की प्रमुख। डोलोरेस जेन अम्ब्रिज, मंत्री की सीनियर अंडर सेक्रेटरी। कार्यवाही लेखक पर्सी इग्नेशियस वीजली। तभी हैरी को पीछे से एक आवाज आई। बचाव पक्ष का वकील एल्बस पर्सिवल बुलफ्रिक ब्रायन डम्बलडोर। हैरी ने अपना सिर इतनी तेजी से घुमाया कि उसकी गर्दन से चटाक की आवाज आई। डम्बलडोर शांत भाव से कमरे के पार आ रहे थे। उन्होंने लंबा नीला दुशाला पहना था। उनका चेहरा शांत था। उन्होंने अपने आधे चांद के आकार के चश्मे से फज की तरफ देखा जो उनकी बहुत मुड़ी हुई नाक के आधे हिस्से पर टिका हुआ था। जादूगर न्याय सभा के सदस्य खुसुर पुसुर करने लगे। सबकी निगाहें डम्बलडोर पर टिकी हुई थी। कुछ सदस्य चिड़चिड़े दिख रहे थे, बाकी थोड़े डरे नजर आ रहे थे। पीछे की कतार में बैठी 2 बूढ़ी जादूगरनियों ने हाथ हिलाकर डम्बलडोर का स्वागत किया। डम्बलडोर को देखकर हैरी का मनोबल बढ़ गया। उसके मन में आशा और सुरक्षा का वैसा ही भाव जाग गया जैसा ज्वाला के गीत को सुनकर जागा था। वो डम्बलडोर से नजरें मिलाना चाहता था लेकिन वो उसकी तरफ नहीं देख रहे थे। वो तो खिसियाए हुए फज को एक टक देख रहे थे। ओह, फज ने बहुत विचलित दिखते हुए कहा। डम्बलडोर, हाँ, आपको हमारा संदेश मिल गया कि सुनवाई का समय और जगह बदल दी गई है। संदेश तो नहीं मिला। बहरहाल संयोग से हुई गलती के कारण मैं 3 घंटे पहले ही मंत्रालय पहुंच गया, इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, अच्छा, मुझे लगता है हमें एक और कुर्सी की ज़रूरत पड़ेगी। मैं वीजली, क्या तुम? चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है, डम्बलडोर ने चहकते हुए कहा। उन्होंने अपनी छड़ी निकालकर हल्के से लहराई। एक गद्दीदार कुर्सी हवा में प्रकट होकर हैरी की कुर्सी के पास जम गई। डम्बलडोर कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने लंबी उंगलियों को आपस में जोड़ लिया। उनके ऊपर से फज को विनम्र दिलचस्पी के भाव से देखने लगे। न्याय सभा के सदस्य अब भी खुसर पुसर कर रहे थे और बेचैनी से पहलू बदल रहे थे। वो तब खामोश हुए जब फज ने दोबारा बोलना शुरू किया। हाँ, फज ने दोबारा अपने कागजों को टटोलते हुए कहा,
हाँ तो आरोप, हाँ। उन्होंने अपने सामने रखे ढेर में से चर्म पत्र निकाला, एक गहरी सांस खींचकर उसे पढ़ने लगे। आरोपी के खिलाफ इल्जाम है कि उसे पहले भी इस तरह के आरोप के बारे में जादू मंत्रालय की लिखित चेतावनी मिली थी। बहरहाल इस चेतावनी के बावजूद, अपनी हरकत के गैर कानूनी होने की जानकारी के बावजूद, इसने मगलुओं वाले इलाके में एक मगलू के सामने 2 अगस्त को 9:23 पर जानबूझकर पितृदेव सम्मोहन का प्रयोग किया था, जो नाबालिग जादूगरी तार्किक प्रतिबंध अधिनियम 1875 के पैराग्राफ सी के अंतर्गत अपराध है। इसके अलावा ये अंतर्राष्ट्रीय जादूगर महासंघ के गोपनीयता कानून के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत भी अपराध है। तुम हैरी जेम्स पॉटर हो, जो 4 नंबर प्रिविट ड्राइव, लिटिल विंगिंग, सरे में रहते हो। फज ने चर्मपत्र के ऊपर से हैरी को गुस्से से देखते हुए पूछा। हाँ, हैरी ने कहा। तुम्हें 3 साल पहले गैर कानूनी जादू करने पर मंत्रालय की आधिकारिक चेतावनी मिली थी, है ना? हाँ, लेकिन और इसके बाद भी तुमने 2 अगस्त की रात को पितृदेव उत्पन्न किया? फज ने पूछा। हाँ, लेकिन ये जानते हुए भी कि 17 साल से कम उम्र होने के कारण तुम्हें स्कूल के बाहर जादू की इजाज़त नहीं है। हाँ, लेकिन ये जानते हुए भी कि तुम मगलुओं से भरे इलाके में थे। हाँ, लेकिन ये जानते हुए कि उस समय एक मगलू तुम्हारे साथ था। हाँ, लेकिन मैंने उसका इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि हम पर। जिस जादूगरनी ने एक आंख में लेंस लगा रखा था, उसने तेज आवाज में उसकी बात काट दी। तुमने स्पष्ट पितृदेव उत्पन्न किया? हाँ, हैरी ने कहा। हाँ, क्योंकि पूरे शरीर वाला। क्या? हैरी ने हैरानी से पूछा। तुम्हारे पितृदेव का आकार स्पष्ट था? मेरा मतलब है ये धुएं के आकार का नहीं था। हाँ, हैरी ने अधीरता और हताशा की मिली जुली भावना से कहा। यह मृग था और यह हमेशा मृग रहता है। हमेशा? मैडम बोन्स ने कहा। यानी तुमने पहले भी पितृदेव उत्पन्न किया है? हाँ, मैं 1 साल से ज़्यादा समय से ऐसा कर रहा हूँ। और तुम 15 साल के हो? हाँ, और ये तुमने स्कूल में सीखा है? हाँ, प्रोफेसर ल्यूपिन ने 3rd ईयर में सिखाया था। क्योंकि बहुत प्रभावशाली, इतनी कम उम्र में सचमुच का पितृदेव, वास्तव में बहुत ही प्रभावशाली, मैडम बोन्स ने उसे घूरते हुए कहा। लेकिन आसपास के कुछ जादूगर और जादूगरनियां दोबारा खुसर पुसर करने लगे, लेकिन बाकी जादूगर त्योरियां चढ़ाकर सिर हिला रहे थे। सवाल इस बात का नहीं है कि जादू कितना प्रभावशाली था, फज ने चिढ़ते हुए कहा। दरअसल जादू जितना प्रभावशाली था, ये उतना ही बुरा था, क्योंकि इस लड़के ने ये काम एक मगलू के सामने किया था। जो लोग त्योरियां चढ़ा रहे थे वो सहमति में बड़बड़ाने लगे, लेकिन पर्सी को सिर हिलाता देखकर हैरी के मुंह से शब्द फूट पड़े। मैंने दम पिशाचों के कारण ऐसा किया था, उसने किसी के बीच में बाधा डालने से पहले ही जोर से बोला। उसे बुदबुदाहटों की उम्मीद थी, लेकिन उसके शब्दों से खामोशी छा गई जो पहले से भी गहरी थी। दम पिशाच? मैडम बोन्स एक पल के लिए बोली। उन्होंने अपनी मोटी भौहें चढ़ाई जब तक कि उनके लेंस के गिरने का खतरा नहीं हो गया। तुम्हारा क्या मतलब है लड़के? मेरा मतलब है कि उस गली में 2 दम पिशाचों ने मुझ पर और मेरे कजिन पर हमला किया। ओह, फज जादूगर न्याय सभा की तरफ देखकर अब प्रिय ढंग से मुस्कुराया, जैसे उन सबसे हंसने को कह रहे हों। हाँ, मैंने सोचा था कि हमें ऐसी ही कोई कहानी सुनने को मिलेगी। दम पिशाच लिटिल विंगिंग आए थे? मैडम बोन्स ने बहुत हैरानी से कहा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको क्या समझ नहीं आ रहा अमेलिया? फज ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं आपको समझाता हूँ। मगलू दम पिशाचों को नहीं देख सकते हैं ना लड़के? बहुत ही बढ़िया बहाना है, बहुत ही बढ़िया, लेकिन इस घटना का कोई गवाह नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हर चीज़ अंधेरे में डूब गई थी और ठंडी हो गई थी। मेरे कजिन को उनकी मौजूदगी का एहसास हो गया था और वो भागने लगा था। बहुत हो गया, फज ने अपने चेहरे पर उपेक्षा का भाव लाते हुए कहा। डम्बलडोर ने अपना गला साफ किया। जादूगर न्याय सभा दोबारा शांत हो गई। दरअसल हमारे पास उस गली में दम पिशाचों के आने का गवाह है। मेरा मतलब है डडली डजली के अलावा। फज का मोटा चेहरा इस तरह लटक गया जैसे किसी ने हवा निकाल दी हो। उन्होंने 1-2 पल तक डम्बलडोर को घूरा और फिर हिम्मत बटोर कर बोले, डम्बलडोर, हमारे पास ज़्यादा बकवास सुनने का समय नहीं है। मैं इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाना चाहता हूँ। शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि न्याय सभा अधिकार सूची के अंतर्गत आरोपी को अपने मामले में गवाह पेश करने का अधिकार है। मैडम बोन्स, क्या जादुई कानून पालन विभाग की नीति नहीं है? उन्होंने लेंस वाली जादूगरनी से पूछा। सही है,
मैडम बोन्स ने कहा। बिल्कुल सही है। ठीक है ठीक है, फज बोले। वो गवाह कौन है? मैं उन्हें अपने साथ लाया हूँ, डम्बलडोर ने कहा। वो दरवाजे के बाहर खड़ी हुई हैं। क्या मैं जाकर? नहीं वीजली, तुम जाओ, फज ने पर्सी से कहा, जो तत्काल उठकर खड़ा हो गया। पर्सी भागते हुए पत्थर की सीढ़ियाँ उतरा और डम्बलडोर या हैरी की तरफ देखे बिना उनके पास से गुजर गया। कुछ पल बाद पर्सी लौट आया। उसके पीछे मिसेस फिग थी, जो पहले से ज़्यादा डरी और असंतुलित थी। हैरी सोच रहा था काश वो अपनी स्लीपर्स घर छोड़कर आई होती। डम्बलडोर उठकर खड़े हुए। उन्होंने अपनी कुर्सी मिसेस फिग को दे दी और हवा में से एक और कुर्सी उत्पन्न की। मिसेस फिग घबराती हुई कुर्सी के कोने पर बैठ गईं तो फज ने जोर से पूछा, पूरा नाम? अराबेला डोरिन फिग, मिसेस फिग कांपती हुई आवाज में बोली। फज ने चिढ़कर पूछा, और तुम कौन हो? मिसेस फिग ने जवाब दिया, मैं लिटिल विंगिंग के निवासी हूँ, जहाँ हैरी पॉटर रहता है। हमारे पास इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि लिटिल विंगिंग में हैरी पॉटर के सिवा कोई और जादूगर या जादूगरनी रहते हैं, मैडम बोन्स ने तत्काल कहा। इस बारे में हमेशा करीबी नज़र रखी जा रही है, अतीत की घटनाओं के कारण। मैं एक नकारा हूँ, मिसेस फिग ने कहा, इसलिए आप मेरे नाम का रिकॉर्ड नहीं रख रहे होंगे, है ना? नकारा? ओह, फज ने उन्हें शक से देखते हुए कहा। हम इसकी जांच बाद में करेंगे। वैसे क्या नकारा लोग दम पिशाच को देख सकते हैं? उन्होंने बेंच पर दाएं बाएं देखते हुए पूछा। मिसेस फिग गुस्से में बोली, हाँ हम देख सकते हैं। फज ने उनकी तरफ भौहें उठाकर कहा, बहुत अच्छा, और आपकी कहानी क्या है? मैं 2 अगस्त को शाम को लगभग 9 बजे विस्टीरिया वॉक के कोने वाली दुकान से बिल्लियों का खाना खरीदने गई थी। तभी मैंने मैग्नेलिया क्रेसेंट और विस्टीरिया वॉक के बीच की गली में हलचल सुनी। गली के कोने पर आकर मैंने दम पिशाचों को भागते हुए देखा। भागते? मैडम बोन्स ने तीखे स्वर में कहा, दम पिशाच भागते नहीं हैं, उड़ते हैं। मेरे कहने का यही मतलब था, मिसेस फिग ने जल्दी से कहा। उनके झुर्रीदार गालों के हिस्से गुलाबी हो गए। वे उड़कर गली में 2 लड़कों की तरफ जा रहे थे। वो कैसे दिख रहे थे? मैडम बोन्स ने ये पूछते हुए अपनी आंखें इतनी सिकोड़ लीं कि उनके लेंस के किनारे मांस में धंसकर गायब हो गए। एक तो बहुत मोटा था और दूसरा थोड़ा दुबला था। नहीं नहीं, दम पिशाच कैसे थे, उनके बारे में बताओ, मैडम बोन्स ने अधीरता से कहा। ओह, वो बड़े थे, चोगा पहने थे। हैरी के पेट में भयंकर उथल पुथल मच रही थी। दूसरी कतार में बड़ी काली मूंछों वाला एक गोल मटोल जादूगर अपने पड़ोस में बैठी घुंघराले बालों वाली जादूगरनी के कान में फुसफुसाने के लिए झुका। वो बनावटीपन से मुस्कुराई और सिर हिलाने लगी। बड़े और चोगा पहने थे, मैडम बोन्स ने दोहराया, जबकि फज व्यंग से मुस्कुराए। अच्छा, और कुछ? मैंने उन्हें महसूस किया। सारा माहौल ठंडा हो गया, जबकि ये गर्मी की रात थी, और मुझे महसूस हुआ जैसे दुनिया की सारी खुशी चली गई है और मुझे भयानक बातें याद आने लगी। उनकी आवाज़ कांपी और थम गई। मैडम बोन्स की आंखें थोड़ी फैल गईं। हैरी देख सकता था जहां लेंस धंसा था वहां उनकी भौं के नीचे लाल निशान पड़ गए थे। दम पिशाचों ने क्या किया? उन्होंने पूछा, और हैरी के दिल में आशा की किरण जाग गई। वो लड़कों की तरफ गए। उनकी आवाज़ अब ज़्यादा तेज और विश्वास से भरी थी। उनके चेहरे की गुलाबी रंगत कम हो गई थी। उनमें से एक लड़का गिर गया था, दूसरा पीछे हट रहा था, दम पिशाचों को भगाने की कोशिश कर रहा था। वो हैरी था। उसने 2 बार कोशिश की, लेकिन उसकी छड़ी से सिर्फ चमकीला धुआं निकला। तीसरी बार की कोशिश में उसने पितृदेव उत्पन्न किया, जिसने पहले दम पिशाच पर हमला करके उसे भगा दिया। उसके प्रोत्साहन पर पितृदेव ने उसके कजिन के पास वाले दम पिशाच पर हमला करके उसे भगा दिया, और यही हुआ था। मिसेस फिग ने कमज़ोर अंदाज में अपना बयान ख़त्म किया। मैडम बोन्स मिसेस फिग को खामोशी से देखती रहीं। फज उसकी तरफ नहीं देख रहे थे, बल्कि कागज़ों को इधर उधर कर रहे थे। उन्होंने नज़रें उठाकर आक्रामक अंदाज में कहा, तो आपने ये देखा था? यही हुआ था, मिसेस फिग ने दोहराया। बहुत अच्छा, अब आप जा सकती हैं, फज ने कहा। मिसेस फिग डरी हुई निगाह से फज और डम्बलडोर को देखकर उठकर दरवाजे की तरफ चल दी। फज ने कहा, ज़्यादा विश्वसनीय गवाह नहीं थी। मैडम बोन्स ने जोर से कहा, क्या पता, वैसे उसने दम पिशाच के प्रभावों का सही जिक्र किया है। अगर दम पिशाच वहाँ नहीं होते तो वो ऐसा क्यों कहती? फज बोले, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि दम पिशाच मंगलो इलाके में घूम रहे हैं और वहाँ उनका सामना जादूगर से हो गया हो? इस बात की बहुत कम संभावना है, बहुत ही कम। यहाँ तक कि बैगमैन भी इसकी शर्त नहीं लगा सकता था। डम्बलडोर ने हल्के से कहा, ओह, शायद दम पिशाच वहाँ पर संयोग से नहीं थे। फज की दाहिनी तरफ बैठी जादूगरनी, जिसका चेहरा छाया में था, थोड़ी सी हिली, लेकिन बाकी सभी शांत और खामोश थे। फज ने ठंडे लहजे में पूछा,
इसका क्या मतलब है? डंबलडोर ने कहा, इसका मतलब है कि किसी ने वहां जाने का आदेश दिया होगा उन्हें। फज गरजे, अगर किसी ने दम पिशाचों को लिटिल विंगिंग जाने का आदेश दिया होता तो हमारे पास रिकॉर्ड होता। अगर दम पिशाच इन दिनों जादू मंत्रालय के अलावा किसी दूसरे जादूगर से आदेश ले रहे होंगे तो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। मैं आपको इस मामले में पहले भी अपने विचार बता चुका हूँ कॉर्नेलियस। हाँ, आप मुझे बता चुके हैं, और डंबलडोर मैं अब भी यही मानता हूँ कि आपके विचार बकवास के सिवा कुछ नहीं है। दम पिशाच अस्गबान में अपनी जगह पर तैनात हैं और हमारे आदेशों का पालन कर रहे हैं। डंबलडोर ने धीरे से लेकिन स्पष्टता से कहा, फिर तो ये छानबीन होनी चाहिए कि मंत्रालय में किसने दम पिशाच को 2 अगस्त को उस गली में जाने का आदेश दिया था। खामोशी छा गई। फज की दाहिनी तरफ बैठी जादूगरनी आगे की तरफ झुकी और हैरी को पहली बार उसका चेहरा दिखा। वो किसी बड़ी पीली मेढक जैसी दिख रही थी। वो थोड़ी गोल मटोल थी। उसका चेहरा चौड़ा और मोटा था। वर्नन अंकल की तरह उसकी गर्दन ना के बराबर थी। उसका मुंह बहुत चौड़ा और ढीला था। फज ने कहा, डोलोरेस जैन अम्ब्रिस, मंत्री की सीनियर अंडर सेक्रेटरी। वो जादूगरनी लड़कियों जैसी ऊंची तीखी आवाज में बोली, जिसे सुनकर हैरी हैरान रह गया। उसे मेढक के टर्राने की आवाज की उम्मीद थी। मुझे यकीन है मैं आपकी बात गलत समझ रही हूँ प्रोफेसर डंबलडोर। मैं भी कितनी मूर्ख हूँ, लेकिन एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा जैसे आप ये सुझाव दे रहे हैं कि जादू मंत्रालय ने इस लड़के पर हमला करने का आदेश दिया है। वो हंसी जिससे हैरी की गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। डंबलडोर ने विनम्रता से कहा, अगर ये सच है कि दम पिशाच सिर्फ जादू मंत्रालय के आदेशों का पालन कर रहे हैं, और अगर ये भी सच है कि 2 दम पिशाचों ने 1 सप्ताह पहले हैरी और उसके कजिन पर हमला किया है, तो ये निष्कर्ष तर्कपूर्ण है कि मंत्रालय के किसी अधिकारी ने आदेश दिया है। वैसे भी ये हो सकता है कि ये खास दम पिशाच मंत्रालय के नियंत्रण के बाहर हो गए हों। एक भी दम पिशाच मंत्रालय के नियंत्रण के बाहर नहीं है, फज ने चीखते हुए कहा। उनका चेहरा ईंट की तरह लाल हो गया। डंबलडोर ने अपना सिर झुकाया। तो फिर मंत्रालय बेशक इस मामले की पूरी जांच करेगा कि 2 दम पिशाच अस्कबान से इतनी दूर क्यों गए थे। उन्होंने बिना आदेश के हमला क्यों किया। मंत्रालय क्या करे क्या ना करे, ये निर्णय लेना आपका काम नहीं है डंबलडोर। जाहिर है ये मेरा काम नहीं है। मैं तो सिर्फ अपना विश्वास व्यक्त कर रहा हूँ कि इस मामले की पूरी जांच होगी। उन्होंने मैडम बोन्स की तरफ देखा, जिन्होंने अपना लेंस ठीक किया और उनकी तरफ त्योरियां चढ़ाकर देखा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि दम पिशाच यदि इस लड़के की कल्पना नहीं है तो भी दम पिशाचों का व्यवहार इस सुनवाई का विषय नहीं है, फज ने कहा। हम यहाँ पर नाबालिग जादूगरी तार्किक प्रतिबंध अधिनियम के तहत हैरी पॉटर पर लगाए आरोपों की जांच करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जाहिर है आपने सही कहा, लेकिन गली में दम पिशाचों की उपस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है, डंबलडोर ने कहा। अधिनियम के अनुच्छेद 7 में लिखा है, असाधारण परिस्थितियों में मगलुओं के सामने जादू का प्रयोग किया जा सकता है। इन असाधारण परिस्थितियों में वे स्थितियां शामिल हैं जिनमें किसी जादूगर या जादूगरनी को अपनी जान का खतरा हो, वहां पर उपस्थित किसी दूसरे जादूगर, जादूगरनी या मगलू की जान का खतरा हो। फज ने गुर्राकर कहा, हमें अनुच्छेद 7 मालूम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर है आपको मालूम होगा, डंबलडोर ने विनम्रता से कहा। तो हम लोग इस बात पर एकमत हैं कि जिन परिस्थितियों में हैरी ने पितृदेव सम्मोहन का प्रयोग किया था वो उन्हीं असाधारण परिस्थितियों की श्रेणी में आता है जिनका वर्णन उस अनुच्छेद में किया गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता वहाँ दम पिशाच थे। आपने एक चश्मदीद गवाह से बात सुनी है। अगर आपको उनकी सच्चाई पर संदेह हो तो दोबारा बुलाकर पूछताछ कर लें। मुझे यकीन है उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं वो नहीं, फज ने अटकते हुए कहा, अपने सामने रखे कागजों से खेलने लगे। मैं तो चाहता हूँ कि ये मामला आज ही ख़त्म हो जाए डंबलडोर, लेकिन अगर न्याय की गंभीर अवहेलना का अंदेशा हो तो आपको गवाह से बार बार पूछताछ करने से कतराना नहीं चाहिए, डंबलडोर ने कहा। गंभीर अवहेलना? मेरा खोपड़ा! डंबलडोर, आप स्कूल के बाहर इस लड़के के जादू के दुरुपयोग का बचाव कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी इसकी काल्पनिक और अतिशयोक्तिपूर्ण कहानियों की संख्या गिनी है? मुझे लगता है आप उस वायु विचरण मंत्र को भूल गए हैं जिसका प्रयोग इसने 3 साल पहले किया था। वो मैंने नहीं किया था, एक घरेलू जिन्न ने किया था, हैरी ने बीच में कहा। देखा, फज हैरी की दिशा में हाथ लहराते हुए गरजे। घरेलू जिन्न एक मगलू मकान में? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये सच हो सकता है?
जिस घरेलू जिन्न का जिक्र हो रहा है वो इस वक्त हॉगवर्ट्स स्कूल में काम करता है। अगर आप चाहें तो मैं उसे एक पल में यहाँ गवाही देने के लिए बुलवा सकता हूँ। मैं नहीं, मेरे पास घरेलू जिन्नों की बात सुनने का टाइम नहीं है। ये एकमात्र समस्या नहीं है। उसने अपनी आंटी पर फूलन मंत्र का इस्तेमाल किया था। फज चिल्लाए और बेंच पर मुक्का मारा। और आपने बहुत दयालुता पूर्वक उस पर कोई आरोप नहीं लगाया था। मेरे ख्याल में आपने कहा था कि बड़े बड़े जादूगर भी कई बार अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते। डंबलडोर ने शांति से कहा, जब फज ने अपने नोट्स पर स्याही साफ करने की कोशिश की। और मैंने अभी ये तो बताया ही नहीं कि वो स्कूल में क्या क्या करता है। लेकिन हॉगवर्ट्स के विद्यार्थियों के स्कूल में किए गए कामों के लिए मंत्रालय को सजा देने का अधिकार नहीं है, इसलिए वहाँ पर हैरी का व्यवहार इस सुनवाई के लिए प्रासंगिक नहीं है। डंबलडोर ने विनम्रता से कहा, हालांकि उनके शब्दों के पीछे ठंडापन साफ झलक रहा था। ओहो, वो स्कूल में क्या करता है इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्या आपको ऐसा लगता है? कॉर्नेलियस, मंत्रालय को हॉगवर्ट्स के विद्यार्थियों को स्कूल से निकालने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने आपको 2 अगस्त की रात याद दिलाया था। नहीं, इसे आरोप साबित होने तक उनकी छड़ियों को तोड़ने का अधिकार है। ये भी मैंने आपको 2 अगस्त की रात को याद दिलाया था। कानून के पालन को सुनिश्चित करने की जल्दबाजी में आप खुद ही अपने बनाए कई कानून भूल रहे हैं। कानून बदले जा सकते हैं, फज ने आवेश में कहा। जाहिर है वो बदले जा रहे हैं और आप निश्चित रूप से बहुत से कानून बदल रहे हैं कॉर्नेलियस। जादूगर न्याय सभा से मुझे निकाले जाने के कुछ सप्ताह बाद ही मैं देख रहा हूँ कि नाबालिग जादूगरी के सामान्य मामले के लिए पूर्ण आपराधिक मुकदमा चलाया जा रहा है। ऊपर की तरफ बैठे कुछ जादूगर अपनी जगह पर कसमसाए। फज का चेहरा गहरा बैंगनी हो गया। बहरहाल उनकी दाहिनी तरफ बैठी मेंढकी जैसी जादूगरनी भावहीन अंदाज में डंबलडोर की तरफ देखती रही। जहाँ तक मैं जानता हूँ अब तक ऐसा कोई कानून नहीं बना है जो ये कहता हो कि इस अदालत का काम हैरी को उसके किए गए हर जादू के लिए सजा देना है। उस पर एक विशेष आरोप लगाया गया है और उसने अपना बचाव पेश कर दिया है। उसे और मुझे बस आपके फैसले का इंतजार है। डंबलडोर खामोश हो गए। उन्होंने अपनी उंगलियों के पोर दोबारा जोड़ लिए। फज बहुत गुस्से से उन्हें घूरते रहे। हैरी ने तसल्ली की उम्मीद में डंबलडोर की तरफ कनखियों से देखा। उसे पूरी तरह विश्वास नहीं था डंबलडोर ने न्याय सभा से इतनी जल्दी फैसला करने का आग्रह करके सही काम किया है। बहरहाल डंबलडोर उन बेंचों की तरफ देखते रहे जहां न्याय सभा के सदस्य फुसफुसाकर बातें कर रहे थे। हैरी ने अपने पैरों की तरफ देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर फुसफुसाहट खत्म हो गई। हैरी निर्णायकों की तरफ देखना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि अपने जूते के फीतों की जांच करना ज्यादा आसान काम था। मैडम बोन्स ने जोरदार आवाज लगाई, आरोपी को बाइज्जत बरी करने के पक्ष में कितने लोग हैं? हैरी का सिर झटके से ऊपर उठ गया। हवा में बहुत से हाथ थे, आधे से ज्यादा। बहुत गहरी सांस लेते हुए उसे गिनने की कोशिश की, लेकिन इसके पहले कि वो ये काम पूरा कर पाता, मैडम बोन्स ने पूछा, और सजा देने के पक्ष में कितने लोग हैं? फज ने अपना हाथ उठा दिया। उनके अलावा आधा दर्जन लोगों ने भी हाथ उठाए, जिसमें फज की दाहिनी तरफ बैठी जादूगरनी, दूसरी कतार में बैठा घनी मूंछों वाला जादूगर और उसके पास बैठी घुंघराले बालों वाली जादूगरनी थी। फज ने उन सब की तरफ ऐसे देखा जैसे उनके गले में कोई बड़ी चीज अटक गई हो। उन्होंने अपना हाथ नीचे कर लिया। उन्होंने गहरी सांसें ली। दबे हुए गुस्से से विकृत आवाज में बोले, ठीक है, बाइज्जत बरी, बहुत बढ़िया। डंबलडोर तेजी से उठकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने अपनी छड़ी बाहर निकालकर कुर्सियों को गायब किया और बोले, मैं चलता हूँ, आप सभी का दिन अच्छा रहे। फिर वो हैरी की तरफ एक बार भी बिना देखे तहखाने से बाहर निकल गए।